पन्ना स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6 का जो अध्याय है 3 संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, हम लोग इस गुणनखंड और गुणज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। जैसे एक संख्या है 20, इसका जो भी विभाजक होगा, विभाजक क्या होता है जिससे हम भाग देते हैं, जो संख्या इस 20 को पूरी कट दे वो विभाजक होती है। ठीक है, या ऐसे कहते कि ये 20 किस के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो इसका विभाजक क्या होगा, इसका विभाजक 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और संख्या 20 से कटेगी। ये जो संख्या हुई टोटल ये 20 की गुणनखंड हुई, गुणनखंड। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। गुणनखंड निकालने के 2 विधि हैं, एक है भाग विधि और दूसरा है गुणज विधि। ठीक है, भाग विधि में हम क्या करते हैं, जिस संख्या का हमें गुणनखंड निकालना हो, जैसे हमें संख्या यहाँ 8 दिया, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, और वो खुद संख्या, तो 1 हो गया। अगर हम इस 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8। ठीक है, दूसरी संख्या 2 हो गई क्योंकि 2 से कट रही है। तीसरी संख्या क्या हुई, तीसरी संख्या 4 हो गई क्योंकि 4 8 में अगर भाग देंगे 4 से तो 4 दूनी 8 हो गई। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है, किससे कटेगी, सीधे वो संख्या 8 से कटेगी, तो 8 इकाई 8, ये भी संख्या 8 हो गई। ये भाग विधि के द्वारा आप किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। दूसरी गुणज विधि, गुणज विधि में क्या करेंगे, हम किसके पहाड़ा में 8 आता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो जैसे आप 2 के पहाड़ा लिख रहे हैं, 2 गुने 1 बराबर 2, 2 गुने 2 बराबर 4, 2 गुने 3 बराबर 6, 2 गुने 4 बराबर 8। यहाँ आपका गुणनखंड निकल गया। ठीक है, गुणज विधि के द्वारा गुणनखंड लिखा। पहला जो संख्या होती है 2 और 1, 1 और 2 गुणनखंड हो गई, 1 हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद 1 2 तो हमने निकाल लिया, उसके बाद आया 4, 4 इसका गुणनखंड हो गया, उसके बाद 6 तो होगा नहीं। ठीक है, 6 के बाद सीधे आएगा 8, आपका गुणनखंड। किसी भी संख्या, जैसे यहाँ 1 गुने 2 है, 2 गुने 1 है तो इसे एक बार लिखना है, फिर यहाँ 2 गुने 2 है तो इसे नहीं लिखना आपको, सीधे वो संख्या कौन सी किसके पहाड़े में आ रहा है, 4 आ रहा, फिर 8 आ रहा। गुणज विधि के द्वारा आप गुणनखंड निकाल सकते हैं और भाग विधि के द्वारा एक संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, 2 4 5 6 7 8, कोई भी संख्या मान लीजिए। ठीक है, अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। ठीक है, जैसे संख्या 8 हो गई। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुने 4 ऐसे लिखते हैं, तो ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये जो संख्या है गुणनखंड है। ठीक है, ये गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है। ये क्या है, गुणज। तो इससे सिद्ध होता है कि एक कोई भी संख्या हो अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होती है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, कोई भी संख्या हो उसका आप गुणनखंड निकाल रहे हो तो 1 होगा, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगा। 2 एकम 2 पढ़ते हैं, फिर 2 दूनी 4 पढ़ते हैं। अगर उसी तरह 9 का लेते हैं, 9 इकाई 9 पढ़ते हैं आप, 9 दूनी 18 पढ़ते हैं। तो इससे ये शुद्ध 1 होगा, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। ये सिद्ध होगा, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना गुणनखंड होती है। ठीक है, जैसे हमने 6 का गुणनखंड निकालते हैं, 1 2 3 और 6, जो 6 है संख्या है, 6 संख्या जिसका गुणनखंड 6 आ रहा है। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे तो उसका गुणनखंड या उस संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह अगर आप 10 का गुणनखंड निकालते हैं, 10 का गुणनखंड निकालते हैं, 1 होगा, फिर 2, फिर 5
और फिर 10। तो 10 भी जो संख्या है क्या है, गुणनखंड है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक संख्या अपना एक स्वयं गुणनखंड होती है। एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। जैसे हम संख्या 12 लेते हैं, ठीक है, इसके गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और वो संख्या खुद 12 है। इनमें से हम किसी भी संख्या से अगर 12 में भाग देते हैं तो वो पूरी विभाजित करेगी। जैसे 3 से भाग देते हैं आप 12 में, तो 3 चौका 12, पूरी काट रही है। यहाँ शेष जो बच रहा है, शेष 0 बच रहा है। उसी तरह अगर आप 6 से भाग देते हैं 12 में, तो 6 दूनी 12, यहाँ भी पूरी कट रही है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। तो जो भी गुणनखंड है, इससे अगर हम 12 में भाग देंगे तो पूरी कटेगी। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होगा। जैसे एक संख्या मान लेते हैं हम 20 है, ठीक है, इसका जो गुणनखंड होगा उससे या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 और 20। तो एक जो क्या है सबसे छोटी है, आपको सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, और 20 जो स्वयं वो संख्या है वो 20 के बराबर है। इससे ये सिद्ध होता है कि दी हुई कोई भी संख्या हो, उसका जो गुणनखंड होगा या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर 5, एक दी हुई संख्या का गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। जैसे एक संख्या 8 है, इसकी गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 4 हुई संख्या, क्योंकि 4 संख्या है जिसे 4 संख्या है जिससे 8 पूरी विभाजित होगी। पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 4 है, चौथी 8 है। तो गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई। अगर हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालें तो हमें उससे पता चल जाता है कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है। अगर कोई संख्या बड़ी हो तो कठिनाई हो सकती है, लेकिन हम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, मतलब सीमित होती है। जैसे 6 का गुणनखंड अलग निकालते 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो इसका भी संख्या परिमित है। नंबर 6, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। किसी संख्या का प्रत्येक जो गुणज होता है उस संख्या से के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। जैसे एक संख्या है 5 ले लेते हैं, तो 5 इकाई 5 हो गया, उस संख्या के बराबर होता है, एक गुणज उससे बराबर होगा। उसके बाद 5 दूनी 10 होगा, उसके बाद 5 तिहाई 15 होगा। तो ये जो संख्या है ये बराबर हो गई, उस संख्या के बराबर हो गई। और ये जो संख्या है अपरिमित है, उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। ये आगे बढ़ते जाएगा तो उससे बड़ा होगा। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, ठीक है। नंबर 7, एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, ठीक है। मतलब उनकी संख्या हम गिन नहीं सकते। जिस तरह हमने पहले बताया कि गुणनखंडों की संख्या तो गिन सकते हैं, लेकिन गुणजों की संख्या नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी एक उदाहरण लेते हैं, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो ये जो संख्या है 5 के गुणज में अगर ऐसे नंबर गुणा करते जाएं तो ये संख्या आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। 4 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 5 में 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। तो जो इनकी गुणजों की संख्या है, जो पहली संख्या 1 हुई, उसके बाद ये संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो हम जो 5 जो संख्या है गुणज का, इसमें हम किसी भी संख्या से गुणा करते जाएंगे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित में असंख्य होती है, जिसको हम गिन नहीं सकते। नंबर 8,
प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणज होती है। प्रत्येक जो संख्या होती है स्वयं अपना एक गुणज होती है। जिस तरह प्रत्येक संख्या अपना एक गुणनखंड होती है, उस तरह प्रत्येक संख्या अपना एक गुणज होती है। जैसे आप 6 का गुणज लिखा लो तो 6 गुनी 1, तो 1 हो गया 6। ये जो संख्या हो गई कि 6 का हमने गुणज लिखा ला तो पहली जो संख्या 6 आएगी, उसके बाद 6 दूनी 12 आएगी। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणज होती है। वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो। जो गुणनखंड होता है उनका योग जो होता है, उनको जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या से दोगुनी हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। 6 और 28 संख्याएं हैं जो कि संपूर्ण संख्या हैं। ठीक है, तो चलिए इनके गुणनखंड को हम निकालते हैं, फिर इनका जो गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो वो संख्या 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 6 का अब अगर गुणनखंड निकालते हैं तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 और 6। अब इनको आप जोड़ते हैं, आप 1 + 2 + 3 + 6, इनको आप जोड़ते हैं तो 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12 हो गया। 12 संख्या हमने 6 का गुणनखंड निकाला था, इनका योग क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इनका योग दोगुना आ रहा है, तो ये संख्या एक संपूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, उसी तरह जब आप अगर 28 का गुणनखंड निकालेंगे तो पहली संख्या 1 होगा, दूसरी 2 होगा, तीसरी 4 होगा, चौथी 7 होगा, पांचवी 14 होगा और छठी वो संख्या 28 होगी। ठीक है, और इनको अगर एक साथ आप जोड़ते 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ये टोटल जोड़ने से 56 आएगा। ठीक है, 56 क्या है, 28 का दोगुना है। अगर आप 28 गुने 2 करते हैं तो ये 56 आएगा। ठीक है, तो जैसे संख्या का योग क्या हो रहा है, 28 का जो गुणनखंड है 28 जो संख्या इसका दोगुना हो रहा है, इसलिए ये संख्या एक संपूर्ण संख्या कहलाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पन्ना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।